नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। आज हम लोग छात्रावास प्रबंधन, खेल और योग शिक्षा के बारे में हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इससे जो खासकर हॉस्टल वार्डन परीक्षा में 4 क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं दोस्तों। और डेफिनेटली यही जो हम लोग इसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसी से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं देखेंगे, उसका डिटेल भी देखने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है, और साथ में नोट भी कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देख लीजिए। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने घटक है? कौन कौन से घटक है? ठीक है, जो होता है ना, कौन से घटक है? आस्था, निष्ठा, ये सब प्रयास है ना, यही सब की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे ही लास्ट में। चलिए, तो हमारे स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि राज्य में छात्रावास और आश्रम के कितने स्तर है, ये याद करना है। क्या दिखा है? राज्य में छात्रावास और आश्रम के कितने स्तर है। कितने स्तर है दोस्तों? याद रखिएगा, 3 स्तर है। कौन कौन से स्तर है? जिसको हम बोलते हैं पहली से 5वीं क्लास तक आश्रम बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो 6वीं से 10वीं क्लास तक रहेगी उसको हम लोग प्री छात्रावास बोलते हैं, प्री हॉस्टल। उसके बाद जो हम लोग बोलेंगे पोस्ट, है ना, पोस्ट छात्रावास बोलेंगे, ये 11वीं 12वीं रहेगी, ठीक है। तो ये 3 भागों में डिवाइड है। जो छोटा स्तर है उसको आश्रम बोलते हैं, और जो उससे थोड़ा सा बड़ा स्तर है उसे हम लोग प्री मैट्रिक छात्रावास बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा स्तर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट मैट्रिक। तो कितना स्तर हुआ? 3 स्तर हुआ है, देख लीजिए। ये पहली से 5वीं, 6वीं से 10वीं, या 11वीं से 12वीं, ठीक है, याद रखना है। इसमें ये पहली से 8वीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही सही हो, लेकिन 3 स्तर है, आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आश्रम, प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, हम लोग अंतर देखे हैं, इसमें अंतर क्या है? पहली से 5वीं, 6वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं लिखा है। छात्रों की आयु में अंतर है क्या? ठीक है, छात्रों के शिक्षा के स्तर और लोगों की संख्या। देखिए, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा? अब दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं। सुविधाएं तो लगभग सेम ही रहेगी, ठीक है। लोगों की संख्या, ठीक, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं, शिक्षा के स्तर और छात्रों की आयु का। हम लोग शिक्षा के स्तर पढ़े हैं। शिक्षा के स्तर क्या होता है? जो क्लास होता है 6वीं से 8वीं तक, तो 8वीं से 10वीं, तो 11वीं से 12वीं। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन फिर से टिक कर देता हूँ, शिक्षा के स्तर का, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि छात्रावास एवं आश्रमों में कुल कितने छात्रावास और आश्रम संचालित है? कुल कितने छात्रावास है राज्य में, और आश्रम कितने हैं? ठीक है, छात्रावास के अंतर्गत दो ठोक हम लोग पढ़े हैं छात्रावास, प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और आश्रम पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 3357, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है छात्रावास राज्य में या प्रदेश में, देखिए, अनुसूचित जनजाति, जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए प्री मैट्रिक मतलब हम लोग कौन सा क्लास पढ़े हैं, है ना, हम लोग पढ़े हैं 6वीं से 10वीं तक पढ़े हैं, ठीक है ना, जिसमें 1675 छात्रावास है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की संख्या कितनी है? 457। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? टोटल याद रखिएगा, ये 2132 हो गए। और इन सभी में 2132 में कुल सीटें कितनी हैं, मतलब कुल बच्चे कितने होंगे? ये लिखा हुआ है 1,13,482। अब हम लोग आश्रम की बात करें तो आश्रम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में ST SC जाति वर्ग वाला कितना आश्रम है? 1225 आश्रम संचालित है, जिसमें सीट कितने हैं, बच्चे कितने हैं? 84,208 है। इसी प्रकार हम लोग जितने भी छात्रावास 2132 और 1225 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3,357 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है, मेन आपको यही याद रखना है। हालांकि इसमें क्या है, देखिए, इस प्रकार कुल छात्रावास कितना हो गया? 2132, और ये कितना है? 1225 है, ठीक है। तो कितना होगा ये देख लीजिए, 3,357। और कुल लाभान्वित कितने होंगे सभी छात्रावास और आश्रम को मिलाकर? तो 1,97,000, याद रखना है, कुल लाभान्वित सीटें, ठीक है। इसमें की बात कर रहे हैं, आश्रम वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अलग अलग। उसके बाद देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, आश्रम या छात्रावास अधीक्षक की क्या भूमिका होती है? आप लोग हॉस्टल वार्डन बनेंगे, कि आपकी भूमिका क्या होगी? आप लोग टीचर रहेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे, कि आप लोग रोजगार प्रदान करेंगे उन लोग को, कि अभिभावक की तरह रहेंगे, उनके माता पिता की तरह, कि प्रशिक्षक के रूप में रहेंगे, ट्रेनर के रूप में रहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, अभिभावक के रूप में रहेंगे, मतलब उनकी देखभाल करेंगे आप, उसके पेरेंट्स की तरह, ठीक है, ये सही आंसर है।
5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, छात्रावास प्रबंधन में किसका प्रबंधन करना सबसे महत्वपूर्ण है? आप लोग किसका प्रबंधन करेंगे छात्रावास प्रबंधन में? पुस्तकालय का प्रबंधन करेंगे, पुस्तक व्यवस्था करेंगे, कि भोजन एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, कि सामाजिक क्रियाकलाप की व्यवस्था करेंगे, कि साइबर सुरक्षा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोग का क्या काम रहेगा? वही तो बात करते हैं, सब्जी लेने जाएंगे, यही दोस्त लोग बोलते हैं सब्जी, आप सब्जी लेने जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो उसको देखभाल करना है बच्चों लोग को, कौन आ जा रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना है, और भोजन उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन ये रहा। 6वां क्वेश्चन है, छात्रावास प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य क्या है छात्रावास प्रबंधन का? ठीक, हॉस्टल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, छात्रों के आवासीय सुविधाओं का प्रबंधन करना, और उसके बाद है छात्रों के सामाजिक क्रियाकलापों का समन्वय करना, और छात्रों के साइबर सुरक्षा की जांच करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। ये जो है छात्रों के आवासीय सुविधाओं का प्रबंधन करना, जो लोग रह रहे हैं उनका प्रबंधन करना, उनका देख रेख करना, भोजन की व्यवस्था करना, क्या चीज़ की कमी हो रही है, तो ये उनका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा में सुधार लाना आपका काम नहीं है वो, ठीक है ना, ना ही छात्रों के सामाजिक कार्यकलाप में समन्वय करना है, ठीक है। और साइबर सुरक्षा भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आवासीय वाला, रहने वाला छात्रावास, मतलब हॉस्टल ही है रहने का, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, छात्रावास या आश्रम संचालन नियम किनके द्वारा प्रबंधित और संचालित होते हैं? किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं ये जो है नियम? किस कौन बनाता है ये नियम? तो याद रखिएगा दोस्तों, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, ठीक है, विकास विभाग द्वारा। ये विभाग निकला भी, आप जानते हैं कौन सा विभाग कहलाता है? आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्वस्थ तन स्वस्थ मन, अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मन रहेगा। योजना में माह में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए दोस्तों? ठीक है ना, ये है माह में छात्रों का परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा, माह में 2 बार इंपॉर्टेंट है, 15-15 दिन में, ठीक है ना, याद रखना है। देखिए लिखा हुआ है, इसको डिटेल देख लीजिए एक बार। स्वस्थ तन स्वस्थ मन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उद्देश्य क्या है इसका? विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र या छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, ऐसा वाला जो जांच होना है, स्वास्थ्य परीक्षण करना है, शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखना है 2007-8 से इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है? 2007-8 से, ठीक है, राज्य गठन हुआ है उसके 7 साल बाद से। लाभ क्या है? अनुबंधित मतलब उन लोग क्या है, रिजर्व रहते हैं, ठीक है, अनुबंध रहते हैं इन लोग के साथ, बॉन्ड रहता है निजी चिकित्सकों द्वारा। किसकी चिकित्सकों द्वारा? निजी चिकित्सकों द्वारा, मतलब डॉक्टर द्वारा माह में 2 बार, याद रखना है, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा निजी चिकित्सकों द्वारा, याद रखें। अनुबंधित मतलब क्या है? इन लोग उनसे बात कर लिया था, फिक्स रहता है, ठीक है ना, बॉन्ड रहता है उन लोग का। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? विशेष शिक्षण बोल रहे हैं, विशेष। फर्स्ट ऑप्शन है, एक बार पढ़ लीजिए, कि खेल कूद के लिए सुविधा उपलब्ध करना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना। थर्ड ऑप्शन है कमजोरियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करना। और फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमजोरी। विशेष मतलब क्या होता है? जो कमजोरी को दूर करना है, यही विशेष शिक्षा केंद्र का उद्देश्य है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है, छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र ट्यूशन योजना। विशेष शिक्षण केंद्र मतलब क्या होता है? ट्यूशन, जो कमजोर छात्र है उनको ऊपर ले आना। देखिए क्या होता है, आप लोग क्लास में पढ़ाते हैं, कोचिंग कहीं भी पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज में, ठीक है ना, तो मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सब बच्चे को एक साथ ही समझाते हैं, ठीक है, जिसमें से मान लो 100 में से 20 को ही समझ आता है, लेकिन 80 लोग को समझ नहीं आ रहा है, या 50 लोग को समझ आता है, 50 लोग को समझ नहीं आता है। तो उन लोग को, जिनको समझ आ गया है और बाकी जिन लोग को समझ नहीं आया है ना, उन लोग को लेवल बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आप विशेष रूप से उनको ध्यान देते हैं, जिससे क्या उन लोग लेवल में आ जाए, सबका लेवल समान रह करके। इसी प्रकार ट्यूशन का महत्व है, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, सभी जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं। इसीलिए परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता, इसलिए क्या है, परीक्षा परिणाम जो रिजल्ट आता है अच्छा नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जाति जनजातियों छात्रावास आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक मतलब उनके सॉल्यूशन के लिए उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार हो सके, याद रखना है।
और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के योग्य बन सके दोस्तों, याद रखेंगे। तो विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य यही है, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आदिवासी आदिवासी विकास खंड के छात्रावास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आदिवासी विकास खंड है, याद रखेंगे कौन सा ब्लॉक है? जो एसटी ब्लॉक है, आदिवासी जो ब्लॉक है उसमें जो छात्रावास समिति का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा, विकास खंड मुख्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठतम प्राचार्य होंगे, कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होगा, कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी होगा? तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो होगा अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा समिति जनपद पंचायत के अध्यक्ष क्या है? शिक्षा समिति जनपद पंचायत में हम लोग पढ़े हैं ना, शिक्षा समिति रहेगा, उसका अध्यक्ष जो है इसका अध्यक्ष रहेगा छात्रावास समिति का, ठीक है, याद रखना है। अगर गैर आदिवासी विकास खंड क्षेत्रों की बात करें तो छात्रावास समिति में अध्यक्ष कौन होगा? याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, जिला कलेक्टर या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति। उसके बाद है शिक्षा समिति का अध्यक्ष, मतलब जनपद पंचायत वाला। उसके बाद है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधायक। उसके बाद है जिला शिक्षा अधिकारी। तो याद रखना है, अगर आदिवासी क्षेत्र है तो जनपद पंचायत का शिक्षा समिति के अध्यक्ष, अगर आदिवासी क्षेत्र नहीं है मतलब गैर आदिवासी क्षेत्र है तो जिला कलेक्टर या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ये अध्यक्षता करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, छात्रावास एवं आश्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आखिर क्या है? छात्रावास बनाने का, हॉस्टल बनाने का उद्देश्य क्या है या आश्रम का? तो विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था कराना, विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ना और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छात्रावास मतलब जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं जो भी स्कूल में, उन लोगों को क्या है? आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है रहने के लिए, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना कब शुरू की गई थी? हम लोग इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्या होगा देख लीजिए एक बार इसका, स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2007-8, ठीक है ना। स्वस्थ तन स्वस्थ मन, वही निजी चिकित्सक द्वारा सुविधा उपलब्ध कराना, चिकित्सक वाला। उसके बाद है प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना की पात्रता के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है? अगर किसी छात्र को स्कॉलरशिप मिलेगा तो कितने प्रतिशत अंक लाना उसको अनिवार्य है? 40%, 50%, 60% कि 45%? देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 45% याद रखना है। कितना लाना है? 45% लाना है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रतिभावान, लिखिए क्या लिखा है, ST SC कास्ट के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अधिकतम प्रावीण्यता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब उन लोग अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाए। पात्रता के लिए क्या है? माध्यमिक तथा हाई स्कूल के प्रथम प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, मतलब फेल नहीं होना चाहिए एक भी बार, पहले प्रयास में ही उत्तीर्ण कर जाना चाहिए। और 5वीं तथा 8वीं की परीक्षा में कम से कम कितना अंक प्राप्त होना चाहिए? 45% उनका अंक प्राप्त होना चाहिए, रिजल्ट रहना चाहिए। और लगातार उत्तीर्ण होने पर हाई स्कूल तक, याद रखना है, लगातार उत्तीर्ण। देखिए उसके बाद है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति की राशि कितनी है? कन्या साक्षरता मतलब कन्या लोग को साक्षरता बनाना है, बालिकाओं को। तो छात्रवृत्ति की राशि कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है, 500 रुपये। कितना है? 500 रुपये है। देखिए इसमें क्या लिखा है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं को शिक्षा के में प्रोत्साहन के लिए, ठीक है ना, उन शिक्षा से जोड़ पाए करके। पात्र क्या है? शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित, कक्षा 6वीं में पहली बार जो आई है बालिका, अनुसूचित जाति या जनजाति की छात्रा है, उनको 500 रुपये दिया जाएगा प्रतिवर्ष, 10 माह के लिए, याद रखना है, प्रतिवर्ष दिया जाएगा 10 माह के लिए, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा 12 माह तो स्कूल नहीं लगता है ना, छुट्टी रहता है। चलिए उसके बाद है किस योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रोत्साहन है? किस योजना में बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, किस योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रोत्साहन है? विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, और कोई नहीं बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विद्यार्थी कल्याण योजना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी कल्याण योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रोत्साहन है, विद्यार्थी कल्याण। देखिए लिखा हुआ है विद्यार्थी कल्याण योजना। लाभार्थी इसमें कौन होंगे? देखिए लाभ प्राप्त कौन कर सकते हैं? गरीब अनुसूचित जनजाति एवं मतलब ST SC के विद्यार्थी। उद्देश्य क्या है? आकस्मिक चिकित्सा हो गया, इमरजेंसी तबीयत खराब हो गया, चिकित्सा है, गणवेश है, ठीक है ना, उसका जो ड्रेस है, उसकी विभिन्न रुचियों को प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए रुपए
₹50 से ₹500 तक, याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 17वां नंबर क्वेश्चन, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत गैर छात्रावासी को सालाना कितनी राशि प्रदान की जाएगी। अस्वच्छ धंधा मतलब क्या है, जो स्वच्छ धंधा नहीं है, जैसे जिनके माता पिता शौचालय में काम करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, ठीक है, ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो उनके जो बच्चे लोग हैं, चाहे उन लोग छात्रावास में रहे या ना रहे, उनके लिए कितना प्रावधान किया गया है राशि का, तो ये है दोस्तों। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं, तो याद रखेंगे अगर गैर छात्रावासी है, जिन लोग छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए कितना व्यवस्था किया गया है, तो 3500 रुपये, याद रखेंगे कितना रुपए है, 3500 रुपये का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें प्रावधान देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना उद्देश्य, अस्वच्छ धंधों, जैसे अस्वच्छ धंधों में कौन कौन सा शामिल है, शौचालय की सफाई करना, ठीक है ना, ये शामिल हो गया, मृत जानवरों के चमड़ा निकालना, कचरा बीनने, नाली सफाई आदि में लगे परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन है। पात्र इसमें कौन होंगे, अस्वच्छ धंधा व्यवसाय में कार्यरत माता पिता के 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को माता पिता के अस्वच्छ धंधा व्यवसाय ऑनलाइन बने प्रमाण पत्र के आधार पे, मतलब उन लोग का सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि उन लोग ऐसा अस्वच्छ धंधा काम करते हैं करके। ठीक है, छात्रवृत्ति देखिए, अगर छात्रावासी उनके बच्चे लोग अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो कितना मिलेगा, 8000 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, प्रतिवर्ष। और अगर गैर छात्रावासी है तो 3500 रुपये बस मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, 10 माह के लिए होता है, याद रखेंगे कितना माह के लिए, 10 माह के लिए। ठीक, उसके बाद है 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एससी या एसटी मेधावी छात्रों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एससी एसटी मेधावी छात्रों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, 15,000 रुपये दी जाती है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एसटी एससी के मेधावी छात्रों को। देखिए इसमें क्या लिखा है, उद्देश्य है एसटी एससी मेधावी छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता के लिए, निरंतरता मतलब क्या है, उन लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें, है ना, इसलिए उनको मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि एक मुश्त दिया जाएगा एक साथ, 15,000 रुपये। उसके बाद देखिए ये शुरू में जो क्वेश्चन दिया था मैं, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना का जो शुभारंभ है, ठीक है, वो किया गया है सन 2010 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 ठोक है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, लाभार्थी कौन रहेंगे इसमें, तो अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए। कौन कौन से क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है तथा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए ये प्रावधान किया गया है। प्रारंभ कब किया गया है, तो 2010 से। योजना के 4 घटक है, मैंने बता दिया था, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। देख लीजिए, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। आस्था किधर है, दंतेवाड़ा में शुरू किया गया था, और निष्ठा जो है राजनांदगांव में। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। और प्रयास क्या है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जो कॉलेज वाला नीट की तैयारी कर रहे हैं कोई बच्चे लोग, है ना, उसके वो वाला है। चलिए आस्था में देख लेते हैं एक बार थोड़ी डिटेल से, उसके बाद आपका अच्छे से कवर हो जाएगा ये जो टॉपिक है। आस्था में देखते हैं हम लोग, तो नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों, देखिए आस्था में क्या है, नक्सल हिंसा से मतलब नक्सली हमला होने के कारण बच्चे लोग अनाथ हो जाते हैं मतलब ये है कि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है नक्सली के कारण। ठीक है, बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में, कौन से जिला में, दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में 1ली से 12वीं तक पूरे वर्ष भर निःशुल्क शिक्षा, भोजन, मनोरंजन, खेल, आवास आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। याद रखेंगे 1ली से लेकर 5वीं तक दोस्तों, याद रखेंगे दंतेवाड़ा में। ठीक है, वर्ष 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 2007 में। और बाल भविष्य योजना जो है 2010 में आई, जिसमें कंबाइन कर दिया गया है सभी को। निष्ठा योजना की बात करें तो निष्ठा में देखिएगा दोस्तों, इसके तहत पीड़ित परिवारों के लिए कक्षा 1ली से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राजनांदगांव जिले के निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता है, निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाएगा, याद रखेंगे निष्ठा में। ठीक है ना, यह 2020-21 से बंद है, लेकिन याद रखेंगे निष्ठा बंद कर दिया गया है। ठीक, निजी में अब सरकार देना पड़ता था ना पैसा उन लोग को। ठीक है, तो प्रयास में देखते हैं, प्रयास इंपॉर्टेंट है, वो चल रहा है अभी तक। छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित सभी, जो बाल भविष्य निधि बोल रहे हैं हम लोग, वो नक्सल प्रभावित वाला ही याद रखेंगे। जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक, कौन से क्लास से, 9वीं से 12वीं तक शालेय शिक्षा के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा, NTSC, CA, CS, CMA, क्लैट आदि परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान
कर इन विद्यार्थियों को स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने के योग्य बनाने का प्रयास किया जाए। प्रयास मतलब क्या है, हम लोग को सपोर्ट करना, प्रयास करना उनको आगे बढ़ाने के लिए। वर्तमान में जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर में भी है, याद रखेंगे, कोरबा, जशपुर, बालोद जिला मुख्यालय में 14 आवासीय विद्यालय संचालित है, याद रखेंगे 14 आवासीय विद्यालय है, प्रयास वाला, ठीक है। और सहयोग की बात करें तो सहयोग में क्या है देख लीजिए एक बार। इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना वर्तमान में दंतेवाड़ा मुख्यालय में शामिल है, दंतेवाड़ा मुख्यालय में, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने घटक है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने घटक है, बाल भविष्य कितने पढ़े हैं, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग, तो 4 पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, छात्रावासी को कितने माहों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, कितने माह के लिए दी जाती है, देख लीजिए आप लोग, अभी तक कितने पढ़े हम लोग, ठीक है ना, 10 माह के लिए दी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद है, आस्था गुरुकुल विद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई, इसी से संबंधित है। आस्था कहाँ की गई है, दंतेवाड़ा में की गई है। आस्था योजना की शुरुआत कब की गई है, तो आस्था योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 2007 में की गई थी, यही तो पढ़े हैं ना हम लोग, याद रखना है आपको अच्छे से। उसके बाद है 23वां, निष्ठा योजना किस जिले में लागू थी, तो निष्ठा योजना जो है राजनांदगांव में लागू थी, जिसको 2020-21 में बंद कर दिया गया है। उसके बाद है, निष्ठा योजना कब बंद कर दी गई, तो याद रखेंगे इसको 2020-21 में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, NTSC, CA, CS, CMA और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान की जाती है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, प्रयास के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है छत्तीसगढ़ में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 14 है दोस्तों, ठीक है। उसके अभी देखे थे हम लोग डिटेल में, ठीक। उसके बाद है, सहयोग योजना द्वारा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता किस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी, तो हम लोग क्या पढ़ें, इसका आंसर बताइए, तो 27 का आंसर सी होगा, 12वीं पढ़े हैं ना हम लोग, 12th बच्चों को। उसके बाद है, छात्र दुर्घटना बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्र दुर्घटना बोल रहे हैं, मतलब यदि छात्र का दुर्घटना हो जाए, ठीक है ना, तो बीमा का छात्रों को पैसा देना, छात्रों को दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना, छात्रों का किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखेंगे दोस्तों, छात्रों को दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना, अगर दुर्घटना हो जाती है तो उनको सुरक्षा प्रदान करना है, छात्र दुर्घटना बीमा का प्राथमिक उद्देश्य है, याद रखना है। छात्रों को पैसा देना नहीं है, ना ही छात्रों को किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराना है और ना ही सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। क्या है, दुर्घटना से स्पष्ट है, दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। 29 वाला देखते हैं, छात्रावास प्रबंधन का सबसे निचला स्तर किससे जुड़ा है, संचालक से, सहायक अधीक्षक से, कि अधीक्षक से, कि छात्र समिति से। देख लीजिए, छात्रावास प्रबंधन का सबसे निचला स्तर कौन सा है, संचालक, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, सहायक अधीक्षक बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि अधीक्षक और छात्र समिति है, तो इसका आंसर सही होगा, क्या होगा दोस्तों, छात्र समिति, याद रखेंगे। क्या है निचला स्तर, तो छात्र समिति है, छात्र वाला समिति रहेगा ना, ना ही हॉस्टल वाला, ना कि हॉस्टल वाला समिति, ठीक है, ये हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पंजी में संस्था के समस्त कर्मचारी के नाम अंकित होते हैं, कौन सी पंजी है, स्वास्थ्य पंजी है, कि आवक जावक पंजी है, कि कर्मचारी उपस्थिति पंजी है, कि बैठक प्रस्ताव पंजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, किस पंजी में संस्था के समस्त कर्मचारी के अंकित है, स्वास्थ्य पंजी में, देख लीजिए आप लोग, आवक जावक में, कि कर्मचारी उपस्थिति में, तो याद रखिएगा दोस्तों, कर्मचारी के नाम अंकित है ना, तो कर्मचारी उपस्थिति में रह गए डायरेक्ट नाम से ही। उसके बाद है, अभिभावक द्वारा कभी कभी बिना आज्ञा या अनावश्यक कारणों से अपने बच्चों को घर ले जाने की चेष्टा है, क्या है बताओ ये, अनावश्यक, जब काम ही नहीं है बच्चे का, ठीक है ना, बिना आज्ञा के, तो क्या है, संस्था के अनुशासन को भंग करना, ये सही आंसर रहेगा। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, क्या क्या। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, संस्था के संचालन में बाधा डालना, आश्रम या छात्रावास में जबरन प्रवेश को बढ़ावा देना और आश्रम की सुरक्षा कम करना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुशासन, डिसिप्लिन को भंग करता है ये। उसके बाद है योग, देखिए अब योग वाला आ गया, जैसे कि उसमें लिखा ही हुआ था योग वाला, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, योग की रचना किसने की है दोस्तों, याद रखेंगे, महर्षि पतंजलि ने। भगवत गीता में कितने प्रकार के योगों का उल्लेख है, तो भगवत गीता में दोस्तों 4 प्रकार के योग का उल्लेख है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला देखते हैं हम लोग, ज्ञान,
ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, भक्ति और राजयोग। ठीक है ना, तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? एक वीडियो और बना दिया हूँ मैं, ठीक है, देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है भगवत गीता के अनुसार योग के 4 प्रकार है। ठीक है, याद रखना है आपको अच्छे से। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। राजयोग भी रहेगा, याद रखना है। उसके बाद है पतंजलि ने योग प्रणाली के कितने योग बताए हैं? अष्टांग योग बताए हैं, याद रखना है। कितने योग? 8 योग। अष्टांग योग, यम नियम आसन वाला। देखिए लिखा हुआ इसमें, पतंजलि ने अष्टांग योग प्रणाली के बारे में बताया है जिसके अंतर्गत समग्र आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया है। कौन कौन सा है देखिए इसमें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हो गया प्रथम 5। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहिरंग बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि, इसको क्या बोलते हैं? लास्ट के 3 को अंतरंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ये वाला कौन सा है? बहिरंग है, ये बहिरंग है। और लास्ट का तीनों है, ये तीनों क्या कहलाते हैं? अंतरंग कहलाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतरंग। यम कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। यम, तो यम में हम लोग क्या पढ़े हैं? वही जो पंच महाव्रत पढ़ते हैं हम लोग जैन धर्म में। कौन कौन से पढ़ते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो यही वाला है पूरा। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अस्तेय मतलब चोरी न करना होता है। ठीक है, अष्टांग योग का अंग नहीं है। अष्टांग योग में हम लोग क्या पढ़े हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान मतलब धारणा, ध्यान और समाधि। तो काम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो यही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो योग दिवस कब मनाया जाता है आपको डायरेक्ट याद रखना है। 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद है, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है। कौन सा आसन किया जा सकता है? देखिए, हलासन, शीर्षासन, एवं भी दोनों तथा वज्रासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वज्रासन। देखिए ध्यान देंगे, हम लोग को अगर पचाना है, हाँ, हम लोग जो खाए हैं उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करना है, तो हम लोग कैसे बैठते हैं? ठीक, पैर को दोनों फंसा लेते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक है ना, तो वही क्या कहलाता है? वज्रासन। तो खाना खाने की बात करते हैं हम लोग, तो है ना, खाना पचे करके, तो वही वाला है वज्रासन आएगा। उसके बाद देखिए, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? मैं वीडियो बना चुका हूँ सूर्य नमस्कार में दोस्तों, 12 चरण होते हैं, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आसनों का राजा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे शीर्षासन। शीर्षासन करना मुश्किल होता है, इसलिए आसनों का राजा बोला गया है। बहुत लाभदायक है शीर्षासन करना दोस्तों। शीर्षासन क्या होता है? शीर्ष नीचे रहता है, मतलब सिर नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा। ठीक है, उल्टा। उसके बाद है, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। प्राणायाम क्या होती है? सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोके रखना कि उपरोक्त सभी। तो याद रखना है दोस्तों, अंदर करना, बाहर करना और रोके रखना, तीनों शामिल है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं है, पेशेंस बनाए रखिए दोस्तों, डेफिनेटली 4 क्वेश्चन आपका यहीं सही आने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग, खेल का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, मतलब साइको एनालिटिक्स करके। ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? याद रखेंगे, एरिक्सन ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। उसके बाद देखिए, खेल का संरचनावादी सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? संरचनावादी, तो संरचना एक प्रकार से प्याज में क्या रहती है? गोल रहती है ना, संरचना बनी रहती है, इसको हम लोग खेल सकते हैं, प्याज को ऐसे बनी रहती है, तो पियाजे ने दिया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल एवं शारीरिक शिक्षा में सबसे अधिक प्रभावी जनसंपर्क का तरीका निम्नलिखित में से क्या है? खेल एवं शारीरिक शिक्षा में दूरदर्शन कार्यक्रम, अध्यापक अभिभावक की बैठक, खेल प्रतियोगिताएं, गीत संगीत का कार्यक्रम। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो 44 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, खेल प्रतियोगिताएं जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल का कार्यक्रम तय करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? उम्र एवं लिंग। देखो, उम्र और लिंग का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, लड़के लोग को एक साइड लड़ाया जाता है, लड़कियों को अलग, और उम्र का भी ध्यान रखा जाता है, छोटे बच्चों के साथ बड़े लोग को नहीं लड़ाया जाएगा। ठीक है ना, प्राथमिक चिकित्सा के साधन ये दिया है, बच्चों की आवश्यकताएं, ठीक, ये भी सही बात है, और बच्चों का धर्म से संबंधित है कि नहीं है? सभी धर्म समान है, तो धर्म को नहीं देखा जाता है, याद रखेंगे, तो धर्म इसका गलत आंसर होगा। ठीक नहीं, याद रखना है। उसके बाद है, खेल प्रबंधन है एक कला एक विज्ञान, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, तो 46 का आंसर होगा दोस्तों, ए व बी दोनों होगा। खेल क्या है? एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, साइंस भी है, याद रखेंगे। उसके बाद है, आरंभिक वर्षों में खेल वस्तु की ओर उन्मुख होता है, खेल के केंद्र में वस्तु होती है और आदान प्रदान में खेलने वालों की भूमिकाएं गौण होती है। यह विचारधारा किनका है?
एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आरंभिक वर्षों में खेल वस्तु की ओर उन्मुख होता है मतलब उसकी ओर होता है। खेल के केंद्र में वस्तु होती है। ठीक है, खेल के केंद्र में एक बार लिख लेते हैं, कोई भी खेल के केंद्र है, एक खेल हो गया, खेल के केंद्र में एक वस्तु है और आदान प्रदान में खेलों वाली की भूमिकाएं गौण होती है। यह विचारधारा किस विद्वान का है, ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है गोल वाला बता दिया है हमें, गोल वाला क्या रहेगा, पियाजे ही रहेगा, प्याज। ठीक है ना, प्याज रहेगा नियन करके। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, टोटल 52 बस है। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। बच्चे बिना किसी विशेष निर्देश के अपने आप खेलते हैं, यह किस प्रकार का खेल है। बच्चे बिना किसी निर्देश के, कोई उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिएगा, अपने आप खेलते रहते हैं। तो परीक्षात्मक खेल, रचनात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल और स्वतंत्र खेल। तो क्या होगा दोस्तों, अपने आप खेल रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो है स्वतंत्र खेल खेलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। बच्चा घर बनाने के बाद यह कल्पना कर सकता है कि वह घर का मालिक है। यह किस प्रकार के खेल को प्रदर्शित करता है। तो कल्पना करता है, याद रखेंगे। परीक्षात्मक तो नहीं होगा, ना ही रचनात्मक हो, ना ही मनोरंजन होगा, क्या होगा, कल्पनात्मक खेल, कल्पनात्मक। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में, अगर शारीरिक शिक्षा वाली कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, कक्षा है कि स्थान है कि मैदान है कि छत है। तो याद रखेंगे मैदान है शारीरिक शिक्षा वाले में। ठीक है ना, फिजिकली वाले में। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। शारीरिक शिक्षा में बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है और व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 51 का सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का ही एक हिस्सा है। याद रखेंगे, क्या है, शारीरिक शिक्षा का ही हिस्सा है एक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से खेल प्रबंधन की प्रकृति क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, खेल प्रबंधन सामूहिक क्रिया है, समन्वय स्थापित करने की कला है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खेल प्रबंधन की प्रकृति उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है उससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेंगे इससे। आप लोग अभी तक इसका अगर नहीं पढ़े ये चैप्टर तो सिर्फ इसी को पढ़ के जाइए, आप लोग का डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। थैंक यू।